हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेज बाय डॉक्टर सतीश कुमार श्रीवास्तव में। दोस्तों, जैसा कि हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं और इनकम टैक्स का हम जो सैलरी पढ़ रहे थे, इनकम टैक्स का एक हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, उसको पढ़ रहे हैं और उसमें हम इस समय परक्विजिट्स पढ़ रहे हैं, अनुलाभ पढ़ रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेज बाय डॉक्टर सतीश कुमार श्रीवास्तव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम अपने इस वीडियो में इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम टैक्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और उसमें एक बहुत ही अच्छा टॉपिक परक्विजिट्स या अनुलाभ पढ़ रहे थे। हमने इसके पहले आपको बताया था कि अनुलाभ या परक्विजिट्स एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को उसके द्वारा की गई सेवाओं के बदले में वेतन के अतिरिक्त जो अन्य सुविधाएं या सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनको हम अनुलाभ कहते हैं या परक्विजिट्स कहते हैं। अब ये अनुलाभ हमने आपको 3 प्रकार के बताए थे। एक तो मेन परक्विजिट्स या फुल्ली टैक्सेबल परक्विजिट्स जो प्रत्येक करदाता की दशा में कर योग्य होते हैं, और दूसरे हमने आपको स्पेशल परक्विजिट्स बताए थे या वो अनुलाभ बताए थे जो केवल विशिष्ट कर्मचारी की दशा में ही कर योग्य होते हैं। हमने आपको बताया था कि विशिष्ट कर्मचारी वो होता है जो निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी कर लेता है तो विशिष्ट कर्मचारी बन जाता है। पहली शर्त बताई थी वह नियोक्ता कंपनी का संचालक हो। दूसरी शर्त बताई थी उसने नियोक्ता कंपनी के कम से कम 20% समता अंशों को क्रय कर रखा हो या 20% समता अंशों का धारक हो। और तीसरी शर्त हमने आपको बताई थी वह है उसकी सकल मौद्रिक प्राप्तियाँ 50,000 रुपये से अधिक हो। तो अगर कोई करदाता इन 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी कर लेता है तो विशिष्ट कर्मचारी बन जाता है और जो विशिष्ट अनुलाभ हैं तो कर योग्य हो जाते हैं। और तीसरे हमने परक्विजिट्स आपको बताया था एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स। कुछ परक्विजिट्स ऐसे होते हैं, कुछ अनुलाभ ऐसे होते हैं जो प्रत्येक कर्मचारी की दशा में करमुक्त होते हैं। तो ये सब हमने आपको विस्तार से पढ़ा दिया है। आज आपको बताना है कि उनका मूल्यांकन कैसे करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि जो परक्विजिट्स होता है, जो अनुलाभ होता है, वह सेवा के रूप में या सुविधा के रूप में मिलता है। अब चूँकि सुविधा के रूप में मिल रहा है तो हमको उसका मूल्य निकालना पड़ेगा। भत्ते तो हमें मालूम था कि हमको 2,000 महीना मिल रहा है या 4,000 महीना मिल रहा है, 8,000 रुपये महीना मिल रहा है, क्योंकि वो मुद्रा में मिलता है। परंतु परक्विजिट्स हमको मुद्रा में नहीं मिलता बल्कि सुविधाओं के रूप में मिलता है। जैसे मकान मिला हुआ है रहने के लिए, अब क्या पता कि इसमें कितना किराया मिल रहा है या कितना किराया लग रहा होगा। इसी प्रकार आपको कार मिली हुई है, उसका मूल्य आप क्या निकालेंगे? तो इनकम टैक्स के नियमों के आधार पर, इनकम टैक्स के प्रावधानों के आधार पर हमको ये मूल्य निकालना पड़ेगा कि जो सुविधाएं मिली हुई हैं उन सुविधाओं का मूल्य क्या होगा, और जो मूल्य निकलेगा आपका प्रावधानों के अंतर्गत मूल्य आप निकालेंगे वही एक करदाता के वेतन में शामिल हो जाएगा। तो ये आपका अनुलाभ है। अब आइए मूल्यांकन देखते हैं। कुछ जो मेन अनुलाभ हैं जिनका मूल्यांकन समझना जरूरी है वो आपको हम विस्तार से यहाँ बताएंगे। वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स। वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स, अनुलाभों का मूल्यांकन। अनुलाभों का मूल्यांकन, ये है आज आपका जो मेन टॉपिक है, वो है अनुलाभों का मूल्यांकन। हमको जो अनुलाभ मिले हुए हैं, जो सुविधाएं मिली हुई हैं नियोक्ता से, उनका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, जो हमारा मेन परक्विजिट्स है वो है रेंट फ्री हाउस। पहला क्या है? रेंट फ्री हाउस, किराए से मुक्त रहने का मकान। किराए से मुक्त रहने का मकान, ये आपका है किराए से मुक्त रहने का मकान। देखिए, अगर एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को रहने के लिए मकान दिया जाता है, रहने के लिए मकान दिया जाता है, तो अब इस मकान का मूल्यांकन आपको
करना पड़ेगा कि इसका मूल्य कितना होगा। जो रेंट फ्री हाउस होता है, किराए से मुक्त रहने का मकान होता है, ये कैसा परक्विजिट्स है? ये हमने आपको बताया था कि ये मेन परक्विजिट्स है। कैसा परक्विजिट्स है? ये मेन परक्विजिट्स है। माने अगर रहने के लिए मकान मिला हुआ है तो यह सभी करदाताओं के लिए कर योग्य हो जाएगा, चाहे करदाता विशिष्ट कर्मचारी हो या विशिष्ट कर्मचारी न हो। माने प्रत्येक कर्मचारी की दशा में इसका जो मूल्य होता है वो कर योग्य होता है। ये एक मेन परक्विजिट्स है, ये फुली टैक्सेबल परक्विजिट्स है। तो इसका हमको मूल्यांकन निकालना पड़ेगा। अब देखिए, रेंट फ्री हाउस के हिसाब जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमको दो चीज़ का ध्यान देते हैं कि आपके करदाता दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका हो गया सरकारी कर्मचारी, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई। गवर्नमेंट एम्प्लॉई इसको कहते हैं सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी, देखिए अगर कोई करदाता सरकारी कर्मचारी है और सरकारी कर्मचारी को मकान मिला हुआ है रहने के लिए, अगर कोई करदाता सरकारी कर्मचारी है और सरकार के द्वारा उसको रहने के लिए मकान मिला हुआ है, तो उस मकान का मूल्य क्या होगा? उस मकान का मूल्य होगा जो सरकार द्वारा फिक्स कर दिया गया है। उस मकान का मूल्य होगा जो सरकार द्वारा फिक्स कर दिया गया है। सरकार द्वारा हर मकान का मूल्य फिक्स कर दिया जाता है कि इस मकान का ये मूल्य होगा। गवर्नमेंट नियमों के आधार पर वो मूल्य फिक्स कर दिया जाता है, तो वह मूल्य आपका किराए से मुक्त मकान का मूल्य होगा। माने अगर सरकारी कर्मचारी है, अगर सवाल में दिया हुआ है कि ये करदाता सरकारी कर्मचारी है, तो फिर आपको मूल्यांकन नहीं करना, बल्कि सवाल में दिया होगा कि सरकारी नियमों के आधार पर इस मकान का मूल्य इतना है, तो जितना मूल्य होगा वही आपकी रेंट फ्री हाउस की वैल्यू हो जाएगी। सरकारी कर्मचारी की दशा में आपको किसी भी प्रकार का कोई मूल्यांकन नहीं करना है। सरकारी नियमों के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के मकान का मूल्य निश्चित रहता है। तो जो मूल्य आपके सवाल में दिया हुआ है, सरकार ने जो मूल्य फिक्स कर दिया है, उस मूल्य को ही हम रेंट फ्री हाउस की वैल्यू मान लेंगे और वही आपके किराए से मुक्त मकान का मूल्य होगा। अब देखिए, जो मकान होते हैं, मकान दो प्रकार के होते हैं। एक तो सुसज्जित मकान होता है और एक असुसज्जित मकान होता है। जो सुसज्जित मकान होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं फर्निश्ड हाउस। सुसज्जित मकान माने फर्निश्ड हाउस, जिसमें पूरा फर्नीचर रखा हुआ है। और एक होता है असुसज्जित मकान। असुसज्जित मकान माने अनफर्निश्ड हाउस। असुसज्जित मकान माने अफर्निश्ड हाउस, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई फर्नीचर नहीं है, बल्कि केवल मकान दे दिया गया है और उसमें करदाता अपना खुद का फर्नीचर रखे और उसके बाद उसमें रहना शुरू करे। तो जो फर्निश्ड मकान होता है, तो उसको फर्निश्ड मकान की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अनफर्निश्ड मकान की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जो फर्निश्ड मकान है या सुसज्जित मकान है, तो सुसज्जित मकान क्या होता है? सुसज्जित मकान में जो नियोक्ता होता है वो करदाता को मकान के अलावा उसमें सभी प्रकार के फर्नीचर भी उपलब्ध करा देता है। और फर्नीचर क्या हो सकते हैं? जैसे आपका बेड हो गया, आपका हीटर हो गया, आपका गीजर हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, कुर्सियाँ हो गई, मेज हो गए, अलमारियाँ हो गई। मतलब जितने भी फर्नीचर हैं वो फर्नीचर यदि मकान के साथ साथ नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं तो ये कहा जाता है कि ये मकान कैसा मकान है? सुसज्जित मकान है या फर्निश्ड हाउस है। और अगर नियोक्ता के द्वारा सुसज्जित मकान नहीं दिया गया है, बस केवल मकान दे दिया गया है कि ये मकान है, ये कर्मचारी को अलॉट कर दिया गया है, कर्मचारी अपना उसमें अपना खुद का बेड डलवाए, अपना खुद का फर्नीचर और अपना खुद का कुर्सी, मेज, हीटर और जो भी उसको लगवाना हो, रेफ्रिजरेटर वगैरह सब वो खुद लगवाएगा, तो कैसा मकान होता है? वो अनफर्निश्ड हाउस होता है, असुसज्जित मकान होता है। तो देखिए, जब हम मूल्यांकन करते हैं किसी मकान का, तो सबसे पहले ये मान करके मकान का मूल्यांकन करते हैं कि कोई भी मकान असुसज्जित मकान है। पहले हम क्या मान करके मूल्यांकन करते हैं कि कोई भी मकान असुसज्जित मकान है। अब उस असुसज्जित मकान में जो फर्नीचर मिला हुआ है, पहले हम असुसज्जित मकान का मूल्य निकालेंगे। अब वो जो मूल्य निकल आएगा उसमें से फर्नीचर की लागत का 10% जोड़ देंगे। अगर सुसज्जित मकान दिया होगा तो उसमें फर्नीचर भी दिया होगा कि करदाता को नियोक्ता ने 5 लाख का या 2 लाख का फर्नीचर उपलब्ध कराया है। तो जितने मूल्य का फर्नीचर है उसका 10% निकाल करके असुसज्जित मकान के मूल्य में जोड़ देते हैं तो हमारा मकान सुसज्जित हो जाता है।
मतलब सुसज्जित मकान का मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको असुसज्जित मकान का मूल्य निकालना पड़ेगा। असुसज्जित मकान का मूल्य निकल आया तो उसमें फर्नीचर की लागत का 10% जोड़ देते हैं। अब देखिए फर्नीचर की लागत का 10% हम कब जोड़ते हैं, जो फर्नीचर दिया गया है नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को, वो भी 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि फर्नीचर नियोक्ता ने खुद खरीद करके अपने कर्मचारी को दिया है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि नियोक्ता ने खुद फर्नीचर को खरीदा है और फर्नीचर को खरीद करके अपने कर्मचारी को दे दिया है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि नियोक्ता ने खुद का फर्नीचर नहीं खरीदा बल्कि फर्नीचर को कहीं किराए से मंगाया है और किराए से फर्नीचर मंगाने के बाद अपने कर्मचारी को दे दिया है। तो अब यहाँ पर यदि फर्नीचर नियोक्ता का है तो असुसज्जित मकान के मूल्य में फर्नीचर की लागत का 10% जोड़ दिया जाता है। और यदि नियोक्ता ने फर्नीचर किराए में मंगा करके कर्मचारी को दिया है तो नियोक्ता द्वारा उस फर्नीचर का जितना किराया चुकाया जा रहा होगा तो वह किराया नियोक्ता द्वारा फर्नीचर का चुकाया गया किराया असुसज्जित मकान के मूल्य में जोड़ दिया जाता है और मकान आपका सुसज्जित हो जाता है। मतलब असुसज्जित मकान का मूल्य पहले निकालेंगे, फिर उसमें फर्नीचर की लागत का 10% या फर्नीचर का किराया, 2 में से जैसी भी कंडीशन बन रही हो तो उसको आप असुसज्जित मकान के मूल्य में जोड़ देंगे और आपका सुसज्जित मकान का मूल्य आ जाता है। तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। तो अगर करदाता आपका सरकारी कर्मचारी है तो उसका मूल्य निकालने के लिए आपके सवाल में दिए होगा कि सरकारी नियमों के आधार पर इस मकान का मूल्य इतना है, तो जितना मूल्य होगा उतना मूल्य लिख लेंगे। मान लीजिए कि किसी सुसज्जित कर्मचारी का जो मकान मिला हुआ है उसका 20,000 रुपये वार्षिक मकान का मूल्य है। जो मकान का मूल्य है सरकारी नियमों के आधार पर 20,000 है, उसको 5 लाख का फर्नीचर दिया गया है, उसको 5 लाख का फर्नीचर दिया गया है जो नियोक्ता का है, जो नियोक्ता का है। तो अब देखिए 20,000 का तो आपको मकान की मूल्य सरकारी नियमों के आधार पर हो गया, 5 लाख का फर्नीचर है तो इसमें क्या करेंगे, 10% ऑफ फर्नीचर का 10% जोड़ देंगे। अब 5 लाख का जब 10% आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 50,000। तो अब ये आपका मकान क्या हो गया, सुसज्जित हो गया। तो 50 और 20 70,000, 70,000 आपका क्या हो गया, रेंट फ्री हाउस की वैल्यू आ गई। रेंट फ्री हाउस की वैल्यू आ गई, माने आपका जो मकान है वो सुसज्जित बन गया और सुसज्जित मकान बनने के बाद उसका जो मूल्य आया तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 70,000। तो सरकारी कर्मचारी के लिए दशा में जो मूल्य होता है वो क्या होता है, रेंट फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट रूल्स, माने सरकारी नियमों के आधार पर जो किराया है वो फिक्स कर दिया जाता है और वही आपका मूल्य हो जाएगा। अब हम बी नंबर में ऐसे कर्मचारियों की बात करेंगे जो गैर सरकारी कर्मचारी हैं। कैसे कर्मचारी, गैर सरकारी। नंबर बी में आ जाएंगे अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, माने गैर सरकारी कर्मचारी। गैर सरकारी कर्मचारी। अब देखिए करदाता यदि गैर सरकारी कर्मचारी है, करदाता कैसा कर्मचारी है, गैर सरकारी कर्मचारी है और आपको रहने के लिए नियोक्ता द्वारा मकान दिया जा रहा है, नियोक्ता द्वारा मकान दिया जा रहा है, तो नियोक्ता आपको 2 प्रकार का मकान दे सकता है। नियोक्ता कितने प्रकार का मकान दे सकता है, 2 प्रकार का मकान दे सकता है। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो वो मकान हो सकता है जो नियोक्ता का खुद का है। कैसा हो सकता है, एक तो नियोक्ता वह मकान दे सकता है जो नियोक्ता का खुद का है या उसने खुद बनवा रखे हैं अपने कर्मचारियों के लिए, उसने खुद मकान बनवा रखे हैं। और दूसरा
वह मकान हो सकता है जो नियोक्ता ने किसी से किराए में लिया है और किराए में लेने के बाद फिर अपने कर्मचारी को उपलब्ध कराया हुआ है। तो यहाँ पर बात थोड़ा पढ़ने जब सवाल लगाइएगा तो इस चीज़ का ध्यान दे लीजिएगा कि जब हम किसी मकान को निकाल रहे हैं, रेंट फ्री हाउस की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो मकान की वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो कैसा मकान है। ये नियोक्ता का खुद का मकान है या नियोक्ता ने किराए में लेकर के अपने कर्मचारी को उपलब्ध कराया है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जो मकान होगा वो कैसा मकान होगा। हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, माने अगर मकान का मालिक नियोक्ता खुद है, अगर मकान का मालिक नियोक्ता खुद है। दूसरा है हाउस इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। देखिए पहला तो वह दशा है जब नियोक्ता का खुद का मकान है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मान नियोक्ता का खुद का मकान है। और दूसरी वह दशा है जब नियोक्ता ने मकान को कैसे लिया हुआ है, किराए पर लिया हुआ है, और किराए पर मकान लेने के बाद अपने कर्मचारी को दिया हुआ है। तो हम अब आपको देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर नियोक्ता का खुद का मकान है और उसने खुद का मकान होने के बावजूद अपने कर्मचारी को किराए पर दिया हुआ है, तो उस दशा में मकान का मूल्य क्या होगा। इस दशा में अगर नियोक्ता खुद मकान का मालिक है तो उस दशा में मकान का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखेंगे इफ़ हाउस इज सिचुएटेड इन दीज cities which population up to 10 lakh। अगर मकान ऐसे शहर में स्थित है जहां की जनसंख्या 10 लाख तक है, अगर मकान ऐसे शहर में स्थित है जहां की जनसंख्या 2001 की जनगणना के आधार पर कितनी है, 10 लाख है, तो मकान का मूल्य क्या हो जाएगा। मकान का मूल्य हो जाएगा 7.5% ऑफ सैलरी। इसको आपको ध्यान रखना है कि जो कर्मचारी है, जो करदाता है, उसके वेतन का 7.5%, 7.5% निकाल लेंगे और वेतन का जो 7.5% आ जाएगा वही मकान का कर योग्य मूल्य हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, रेंट फ्री हाउस की वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यदि मकान ऐसे शहर में स्थित है जहां की जनसंख्या 2001 की जनगणना के आधार पर 10 लाख तक है, तो कर्मचारी के वेतन का 7.5% उस मकान का मूल्य हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में आइए, इफ हाउस इज सिचुएटेड in these cities which population more than 10 lakh, more than
10 lakh and up to 25 lakh। अगर मकान ऐसे शहर में स्थित है जहां की जनसंख्या 2001 की जनगणना के आधार पर 10 लाख से अधिक है और 25 लाख तक है, जहां की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और 25 लाख तक है, तो ऐसी दशा में 10% ऑफ सैलरी, मकान का मूल्य क्या हो जाएगा? 10% ऑफ सैलरी। मकान का मूल्य 10%, वेतन का 10% जो मूल्य निकलेगा, जब वेतन का 10% जो निकलेगा वही आपका रेंट फ्री हाउस की वैल्यू हो जाएगी। अब तीसरा देखते हैं, तीसरी कंडीशन क्या है? इफ हाउस इज सिचुएटेड in these cities which population more than 25 lakh, more than 25 लाख। देखिए, अगर मकान आपका ऐसे शहर में स्थित है जहां की जनसंख्या 2001 की जनगणना के आधार पर 25 लाख से ज़्यादा है, तो वेतन का 15% मकान का मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मचारी के वेतन का 15% मकान का मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15% ऑफ सैलरी। तो ये आपकी, अगर मकान का स्वामी नियोक्ता है, नियोक्ता का खुद का मकान है और उसने खुद का मकान अपने कर्मचारी को दिया हुआ है रहने के लिए, तो ये 3 कंडीशन है। जिस कंडीशन में मकान होगा वही मकान का मूल्य हो जाएगा। जैसे यदि मकान ऐसे शहर में स्थित है जहाँ की जनसंख्या 10 लाख तक है, माने छोटा शहर है, तो वहाँ पर वेतन का 7.5% मकान का मूल्य हो जाएगा। यदि मकान ऐसे शहर में स्थित है जहां की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है और 25 लाख तक है, तो वेतन का 10% कर योग हो जाएगा। यदि मकान ऐसे शहर में स्थित है जहां की जनसंख्या 25 लाख से अधिक है, तो वेतन का 15% कर योग हो जाएगा। तो ये आपका जो रेंट फ्री हाउस की वैल्यू है वो आपका 7.5 या 10 या 15% वेतन पर निकाल लेना है और वेतन का जो मूल्य निकल आएगा वही आपके रेंट फ्री हाउस की वैल्यू हो जाएगी। किस दशा में? यदि मकान का स्वामी नियोक्ता खुद है। यदि नियोक्ता ने मकान को किराए में लेकर के, यदि नियोक्ता ने मकान को किराए में लेकर के अपने कर्मचारी को दिया है, तो उस दशा में मकान का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर आपको केवल एक चीज़ ध्यान देना है, 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी माने वेतन का 15% और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर which ever is less, whichever is less। whichever is less। तो ये आपका केवल एक चीज़ आपको देखना है, यदि नियोक्ता ने किराए में लेकर के मकान अपने कर्मचारी को दे रखा है तो कर्मचारी के वेतन का आपको 15% निकाल लेना है। नंबर 1 में आपको कर्मचारी के वेतन का 15% निकाल लेना है और नंबर 2 में ये देखना है कि नियोक्ता ने उस मकान का कितना किराया दिया हुआ है मकान मालिक को, और उन दोनों रकमों में whichever is less, whichever is less माने जो रकम सबसे कम होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? वो रकम whichever is less
विल बी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। जो रकम दोनों में कम होगी वो आपके मकान का मूल्य होगा। व्हिच एवरेजलेस विल बी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। मतलब इन दोनों रकमों में जो रकम सबसे कम होगी वही मकान का मूल्य हो जाएगा। अब देखिए, आपको वेतन का 7.5% निकालना है, वेतन का 10% निकालना है और वेतन का 15% निकालना है। तो वेतन में हम क्या क्या शामिल करेंगे, वेतन में क्या क्या शामिल करेंगे, ये आप देख लीजिए कि वेतन में हम क्या क्या शामिल करेंगे। वेतन का 17.5% निकालने के लिए, वेतन का 10% निकालने के लिए, या वेतन का 15% निकालने के लिए वेतन में क्या क्या शामिल करेंगे। तो नोट, अब देख लीजिए कि वेतन में हमको क्या क्या शामिल करना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम बेसिक सैलरी को शामिल करते हैं। सबसे पहले तो हम बेसिक सैलरी को शामिल करते हैं। नोट, सबसे हम शामिल करते हैं बेसिक सैलरी, फिर इसमें प्लस डियरनेस अलाउंस, कौन सा, इफ रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है। और इसके बाद अगर डीएनएस पे दिया हुआ है तो ये आपका ज़रूर शामिल होता है, क्योंकि हमने बताया था कि महंगाई वेतन के नाम से दिया है तो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। प्लस कमीशन, देखिए यहाँ पर कोई भी कमीशन हो, चाहे आपका परसेंटेज के आधार पर निकाला गया हो, चाहे नगद दिया हो, चाहे पूरी रकम दी हो, वो सब शामिल कर लेंगे। इसके बाद बोनस, बोनस भी इसमें शामिल करेंगे। प्लस ऑल टैक्सेबल अमाउंट, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेज, जितने भी आपके करयोग भत्ते हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता है। ऑल टैक्सेबल अलाउंस, एनी कैश पेमेंट, माने जितना भी उसको कैश में पेमेंट मिल रहा है। तो ये आपकी इतनी चीज़ें हैं, इनको आपको शामिल जोड़ लेना है। और जोड़ने के बाद फिर आपको वेतन का 10% या वेतन का 7.5% या वेतन का 15% निकाल लेना है। और निकालने के बाद आपको इस प्रकार रेंट फ्री हाउस की वैल्यू निकाल लेना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ कि आपका ऐसा मकान जो गैर सरकारी कर्मचारी का है ये भी असुसज्जित और सुसज्जित हो सकता है। जैसा कि मैंने आपकी अभी बताया कि सुसज्जित मकान वो मकान है जिस मकान में मकान के साथ साथ फर्नीचर भी मिल जाता है, जैसे बेड हो गया, कुर्सियाँ हो गई, आपका गीजर हो गया, हीटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया। ये सभी जो फर्नीचर है वो पूरा फर्नीचर भी अगर नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया है तो सुसज्जित मकान होता है, उसको हम फर्निश्ड हाउस कहते हैं। परंतु केवल मकान दे दिया जाता है, किसी प्रकार का फर्नीचर नहीं होता, तो उसको अनफर्निश्ड या असुसज्जित मकान दे दिया कहते हैं। परंतु यदि मकान सुसज्जित है तो कैसे इसमें वैल्यूएशन कैसे करेंगे। अगर गैर सरकारी कर्मचारी है और सुसज्जित मकान दिया गया है तो सबसे पहले आपको ये मान करके मकान का मूल्य निकालना है कि मकान असुसज्जित है। और ये हमने जो वैल्यू निकाली है, क्या निकाली है, असुसज्जित मकान का मूल्य निकाला है। और इस प्रकार से जब हम निकाल लेंगे कि ये हमारा असुसज्जित मकान का मूल्य हो गया, तो इसके बाद हम अगर फर्नीचर नियोक्ता का खुद का है तो फर्नीचर की लागत का 10% असुसज्जित मकान के मूल्य में जोड़ देंगे। यदि नियोक्ता ने फर्नीचर भी किराए में लेकर के अपने कर्मचारी को दिया है तो क्या करेंगे, जो नियोक्ता द्वारा फर्नीचर का किराया दिया जा रहा है उस किराए की रकम को असुसज्जित मकान के मूल्य में जोड़ देंगे और मकान हमारा सुसज्जित हो जाएगा और सुसज्जित मकान का मूल्य हो जाएगा। तो ये हमारी जो वैल्यू निकलेगी, असुसज्जित मकान का मूल्य प्लस उसको जब हम सुसज्जित करेंगे तो यही हमारी वैल्यू रेंट फ्री हाउस वैल्यू होगी। और ये परक्विजिट्स हमारा मेयर परक्विजिट्स होगा। जो रकम निकलेगी वो रकम हमारी टैक्सेबल हो जाएगी और उसी रकम को हम सैलरी में जोड़ देंगे
देंगे, जब हम ग्रॉस सैलरी निकालेंगे, जब हम टैक्सेबल सैलरी निकालेंगे, तो रेंट फ्री हाउस की इस प्रकार करके गणना करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, और वैल्यूएशन करने के बाद जो रकम आएगी उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, क्योंकि ये आपका रेंट फ्री हाउस का बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा प्रावधान है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको देखना हो तो देख लीजिएगा, इसके बाद फिर इसको मैं साफ कर दूं। चलिए, आप हमको कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको ठीक लग रहे हों तो आप कृपया लाइक ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट ज़रूर करिए, जिससे हमको पता चले कि आपको वीडियो पसंद है। एक चीज़ और बताइए कि समय आपके पास कम है, आप जो आगे के चैप्टर हैं तो उनमें से केवल आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पढ़ना चाहते हैं, या इसी प्रकार हम पहले हर चैप्टर को विस्तार से पहले डिस्कस करें, इसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएं। अगर आप चाहते हो कि सर केवल आप हमको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताइए, तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि हम केवल अगले चैप्टर जो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा या कैपिटल गेन आएगा, तो हम आपको जो डिस्कस करते हैं ये डिस्कस न करके केवल आपके जो MQS क्वेश्चन है, MSQ क्वेश्चन है, तो वो ही सीधे हम आपको बता देंगे। देखिए, अब दूसरा और है गैस फैसिलिटी ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। देखिए, नियोक्ता द्वारा अगर अपने कर्मचारी को गैस, बिजली या पानी की सुविधा व्यवस्था कराई गई है तो इसका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। नियोक्ता द्वारा अगर अपने कर्मचारी को यदि गैस, बिजली या पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है तो इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो देखिए, नियोक्ता ने अगर गैस, बिजली या पानी की व्यवस्था अपने स्रोतों से कराई है, माने उनका उत्पादक है, जैसे जो बिजली वाली कंपनियां हैं उसने अपने कर्मचारी को जो बिजली दे रही हैं तो बिजली तो खुद उत्पादन कर रही हैं। इसी प्रकार मान लीजिए किसी नियोक्ता ने अपना खुद का सबमर्सिबल डाला हुआ है, अपना खुद का बोर किया हुआ है और खुद के पानी से जो है अपने कर्मचारी को दे रहे हैं। और तीसरा है जैसे आपका गैस है, तो नियोक्ता अपनी खुद की गैस एजेंसी है और उसको अपने कर्मचारी को दिया जा रहा है, तो इनका मूल्यांकन कैसे करेंगे। अगर ये इनके स्रोत खुद नियोक्ता के हैं, गैस, बिजली, पानी का उत्पादन नियोक्ता यदि खुद करता है, तो जो उत्पादन की लागत आएगी, इनके उत्पादन की जो लागत आएगी वो एक कर्मचारी की आय में वही उसका मूल्य होगा। क्या हो जाएगा, आपके जो परक्विजिट्स का मूल होगा, तो इनकी जो उत्पादन लागत होगी वो उसका परक्विजिट्स का मूल हो जाएगा, किसका, गैस, बिजली और पानी का। परंतु यदि नियोक्ता ने इनको किसी दूसरे से ले करके और फिर अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराया है और इनका बाकायदे पेमेंट नियोक्ता कर रहा है, तो उसका जो नियोक्ता द्वारा जो रकम चुकाई गई है वो कर्मचारी का कर योग्य मूल्य हो जाएगा। मतलब यदि नियोक्ता ने खुद इनका उत्पादन कर रहा है तो उत्पादन की जो लागत आएगी प्रति इकाई वो कर्मचारी के मूल्य शामिल हो जाएगा। परंतु यदि नियोक्ता ने किसी दूसरी कंपनियों से इनको खरीदा है, खरीदने के बाद अपने कर्मचारी को प्रोवाइड कराया है या उपलब्ध कराया है, तो नियोक्ता द्वारा जो रकम पेमेंट की जा रही होगी वही इस सुख सुविधा का मूल्य हो जाएगा। अगला है फैसिलिटी ऑफ वॉचमैन, स्वीपर, गार्डनर, एंड अदर सर्वेंट। देखिए, नियोक्ता द्वारा यदि फर्राश, वॉचमैन, गार्डनर या अन्य कर्मचारियों को लेकर के अपने कर्मचारी को दिया गया है तो नियोक्ता द्वारा इनको
जो भी वेतन उपलब्ध कराया जा रहा होगा, जो भी वेतन दिया जा रहा है, इनको जो भी मजदूरी दी जा रही है, तो जितनी रकम नियोक्ता द्वारा भुगतान की जा रही है वो कर्मचारी का कर योग मूल हो जाएगा, वही इस फैसिलिटी का मूल हो जाएगा और प्रत्येक कर्मचारी की दशा में वो कर योग हो जाएगा। चौथा है एजुकेशन फैसिलिटी। देखिए, नियोक्ता ने अगर अपने कर्मचारी को या उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी खुद की शिक्षण संस्थान खोल रखे हैं, या उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर के किसी अन्य स्कूलों में या शिक्षण संस्थानों में बच्चों को पढ़ा रहा है और उसका पेमेंट नियोक्ता कर रहा है, तो यदि जो फीस है वो प्रति बच्चा यदि 1000 रुपये आ रही है तो कर मुक्त होता है। अगर फीस 1000 रुपये तक प्रति बच्चा आ रही है तो कर मुक्त है, परंतु यदि ये फीस 1000 रुपये से ज़्यादा भुगतान कर रहा है नियोक्ता, या बच्चों की पढ़ाई पर 1000 रुपये महीने से ज़्यादा लागत आ रही है, तो वो रकम आपकी कर योग हो जाएगी। मतलब अगर नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी के बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद के इंस्टीट्यूट खोल रखा है, या कर्मचारी के बच्चों को किसी अन्य इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है और उनका पूरा खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है, तो यदि एक बच्चे की पढ़ाई पर 1000 रुपये तक खर्च आता है तो कर मुक्त होता है, और यदि 1000 रुपये से ज़्यादा आता है तो वो कर योग हो जाता है। और अगला है लंच फैसिलिटी। यदि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को कार्य के समय भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, तो उस संबंध में ये नियम है कि अगर नाश्ते की सुविधा प्रदान की जा रही है तो पूरी तरह से कर मुक्त होता है। कार्य के समय में यदि नियोक्ता द्वारा नाश्ता उपलब्ध कराया जाता है तो कर मुक्त होता है, परंतु यदि भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और भोजन के साथ साथ उसको अल्कोहल रहित पेय पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं, अल्कोहल का मतलब जैसे शराब वगैरह है ये ना हो, अल्कोहल रहित पेय पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं, भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है कार्य के समय में, तो 50 रुपये प्रति थाली कर मुक्त होगा, और इससे ज़्यादा जो रकम होगी वो कर योग हो जाएगी। मतलब उसके भोजन की जो सुविधा है उसकी कीमत यदि 50 रुपये से ज़्यादा है तो जो ज़्यादा होगी वो कर योग हो जाएगी, और 50 रुपये से यदि कम है तो वो कर मुक्त हो जाएगी। तो ये हमारी जो अनुलाभ थे, तो इस प्रकार से हमने उनको देखा, जो महत्वपूर्ण अनुलाभ हैं उनका हमने अध्ययन किया कि कौन सा अनुलाभ कितना कर योग होगा, उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, कितना कर मुक्त होगा, कौन सा मेन परक्विजिट्स है, कौन सा आपका स्पेशल परक्विजिट्स है। यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको कि ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा फैसिलिटी ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, फैसिलिटी ऑफ वॉचमैन, स्वीपर, गार्डनर एंड अदर सर्वेंट, फैसिलिटी एजुकेशन फैसिलिटी या लंच फैसिलिटी, ये जो दी हुई हैं ये कैसे परक्विजिट्स हैं, ये स्पेशल परक्विजिट्स हैं, और स्पेशल परक्विजिट्स केवल उसी दशा में कर योग होते हैं यदि करदाता विशिष्ट कर्मचारी है। और विशिष्ट कर्मचारी कौन होता है वो हमने आपको बता दिया था कि जो निम्नलिखित 3 शर्तों में से एक शर्त पूरी कर लेता है तो विशिष्ट कर्मचारी बन जाता है। तो आप हमको ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना, और जिससे कि उनको भी जानकारी हो जाए कि इनकम टैक्स की क्लास चल रही है। और ये वीडियो जो हमारे चैनल में नए आए हैं, जो स्टूडेंट नए हैं, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।